तो हमने लास्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देखा था, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टेप नंबर 1, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर होगा उसको ले लेंगे। फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और फिर दोनों में से जो लोअर होगा, दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, उसको क्या मानेंगे, स्टेप नंबर 1 की वैल्यू। ओके। फिर स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स। एक्चुअल रेंट आपको कंपल्सरी कितने टाइम का लेना है, 12 मंथ का। फिर लेस करना है अनरियलाइज रेंट, मतलब जो रेंट डूब चुका है वो। फिर रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड और अमाउंट स्पेंट ऑन फैसिलिटीज ऑफ टेनेंट्स। 3 चीज लेस होती है, अनरियलाइज रेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट, और आप टेनेंट की फैसिलिटी पे जो भी ऑनर खर्चा कर रहा है वो। इससे आपके क्या जाएगा, स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 और 2 दोनों में से जो भी हायर था वो यहां ले लो। फिर लेस करो रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड, तो आपकी आ जाएगी जीएवी। फिर लेस करो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, मतलब एक तो पेड होने चाहिए, आउटस्टैंडिंग है तो लेस नहीं होंगे, और दूसरा कौन पे करना चाहिए, ऑनर पे करना चाहिए, तो ही लेस होंगे, अदरवाइज लेस नहीं होंगे। मतलब ऑनर, अब ऑनर पिछले 4 साल के एक साथ पे कर रहा है तब भी लेस हो जाएंगे। बस पे कौन करना चाहिए, ऑनर पे करना चाहिए, और पे करना चाहिए, आउटस्टैंडिंग हो तो नहीं। अब ऑनर चाहे तो पिछले 2 साल के 3 साल के कैसे भी पे कर सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी एनएवी। एनएवी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो, एनएवी का 30% क्या लेस कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर लेस करो इंटरेस्ट, और आपके इस पूरे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक ही कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की, और ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑल सेट, आया सारा समझ में, शुरू। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे। अब कुछ नोट्स है जो ध्यान रखने हैं, और एक और बात, इस फॉर्मेट के अलावा आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना है। इस फॉर्मेट में जो चीजें लिखी अपन ने, केवल वही चीजें आएगी कैलकुलेशन करते टाइम। अगर क्वेश्चन में कोई दूसरी चीजें दे दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल रेंट कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ हाउस, तो ये लेस होंगे ही नहीं। मतलब कुल मिला के जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमने लिख दिया, केवल वही लेस होगा, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा चीज ऐड या लेस नहीं होगी। क्लियर है, मतलब जो हमारा फॉर्मेट है वो फाइनल है, इसके अलावा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी नया नाम आए, रिपेयर चार्जेस, इग्नोर मारो सबको, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 2 3, 3 स्टेप, जीएवी, एनएवी और इनकम, सिंपल, ठीक है। अब नोट्स क्या क्या है, पॉइंट नंबर 1, क्या चीज क्या होता है, अभी तक क्लियर हुआ ना सबका, ओके। तो इफ हाउस remain vacant for whole year, वैकेंट मतलब खाली, पूरे साल के लिए अगर मकान खाली पड़ा है, कोई मकान है वो पूरे साल के लिए खाली पड़ा है, तो इन सच केस उस मकान की सीधे जीएवी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये स्टेप 1 स्टेप 2 या स्टेप 3 कुछ भी नहीं निकालना है, सीधे जीएवी के वहां ये जीएवी है, यहाँ पे लिख दो 0, बस बात खत्म, और इसके आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। आ रही बात समझ में। तो अगर कोई मकान पूरे साल खाली पड़ा है, वो क्वेश्चन क्लियर दिया हुआ होगा, हमें थोड़ा ना सपना आएगा। तो अगर क्वेश्चन बोला हुआ है कि मकान पूरे 12 महीने खाली पड़ा है, तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे जीएवी के वहां जाके क्या लिख देंगे, 0।
आपको दे सब कुछ रखा होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड, ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये तो एरिया के बेस पे डिसाइड होती है, मकान किराए पे देने के बेस पे थोड़ी ना है। तो उन सबका किसी का ध्यान नहीं रखना, सीधे जीएबी क्या लिखनी है, 0, बात खत्म। आगे पॉइंट नंबर सेकंड, इफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर होल ईयर, पूरे साल ही खुद रह रहा बंदा, किराए पे दिया ही नहीं, पूरे साल खुद रह रहा है, ठीक है। तो इन सच केस अगर कोई बंदा पूरे साल खुद रह रहा है तो एनएवी क्या होगी, 0। अगर कोई बंदा पूरे साल, तो अगर पूरे साल खाली पड़ा है तो जीएबी 0, अगर पूरे साल खुद रह रहा है तो एनएवी 0, ठीक है। आगे, लेकिन इसी में एक पॉइंट और डाला हुआ है इन लोगों ने, कोई भी एसएससी ओनली एक हाउस को, सॉरी यहाँ पर अमेंडमेंट है एक छोटा सा, इस साल अमेंडमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, पहले एक था, इस साल से 2 कर दिया है। तो कोई भी एसएससी ओनली 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, केवल 2 मकान को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप मैक्सिमम कितने मकान, केवल 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, 2 से ज्यादा तीसरा मकान नहीं मान सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, अगर कोई 3 मकान मान ले तो अगर कोई एसएससी 3 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, भाई मान कितने सकता है, 2, भाई ने माने कितने हैं, 3, तो ऐसी सिचुएशन में टू हाउस will be treated as सेल्फ ऑक्यूपाइड। भाई 3 मकान उसने मान लिए हैं, तो 2 मकान को तो क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 1 हाउस will be treated as लेट आउट हाउस। भाई 3 मकान टोटल है, एज पर रूल वो केवल 2 ही मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, और उसने माने हुए 3 है, तो 2 को तो हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, और बचा हुआ 1 ऑटोमेटिक लेट आउट मान लिया जाएगा। अब अगर उसने 5 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो 2 सेल्फ मानेंगे और 3 को लेट आउट मान लेंगे, कि यानी क्यों मैटर नहीं कर रहा है, एक्चुअल में उसने 5 मकान को किराए पे नहीं दिया है, फिर भी 3 मकान को किराए का मानकर ही कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। तो देखो, इफ हाउस रिमेन वैकेंट फॉर होल ईयर, पूरे साल खाली पड़ा है, GAV 0, पूरे साल खुद रह रहे हो, NAV 0, लेकिन मैक्सिमम 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, उससे ज्यादा मानने हैं, तो उस तीसरे मकान को ऑटोमेटिक क्या मान लिया जाएगा, लेट आउट। इसके बाद में
अगर कोई हाउस एसएससी के खुद के बिजनेस में काम आ रहा है, ओन बिजनेस, किस में काम आ रहा है? खुद के बिजनेस में काम आ रहा है, तो इन सच केस इनकम इज इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट हो गए। अगर पूरे साल खाली पड़ा है, पूरे साल खाली पड़ा है, तो GAV 0। पूरे साल खुद रहते हो, NAV 0। ठीक है। और अगर पूरे साल बिजनेस के काम में आ रहा है, पूरे साल बिजनेस के काम में आ रहा है, तो इनकम ही 0, इनकम ही कैलकुलेट नहीं करनी। मतलब अगर शॉर्ट में बोलूं तो अगर कोई मकान एसएससी के खुद के बिजनेस में काम में आता है, फॉर एग्जांपल ये है जगह, ये मेरे बिजनेस में काम में आ रही है, तो यहाँ की कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी, ऐसे हाउस की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। आई बात समझ में? चलो, तो 3 कंडीशन हो गई। इसके बाद में म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ऑनर पास्ट ईयर्स के कितने भी, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 एंड पास्ट ईयर्स के ऑनर पास्ट ईयर्स के म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट करे, तो if owner is paying municipal taxes for past years, if owner is paying municipal taxes for past year, it may be anything 2, 3, 4, मतलब जितने साल के बाकी हैं उतने ईयर्स के म्युनिसिपल टैक्सेस ऑनर पे कर रहा है, बट द वर्ड इज पास्ट ईयर, पिछले साल के। ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, 1920 में 17, 18, 18, 19 और 1920 3 years के म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। 1920 में पिछले 3 साल के पे करे, तो डिडक्टेबल है। डिडक्टेबल मतलब लेस करेंगे, तो लेस करेंगे। बट 1920 में ही 2021 की दे रहा है, एक तरह से क्या होगा, एडवांस, देन नॉट डिडक्टेबल। एडवांस है तो डिडक्टेबल नहीं है। तो देखो पुराने 19-20 के हिसाब से देखो, इसने 17, 18, 18, 19, 19, 20 3 साल के पुराने म्युनिसिपल टैक्सेस दिए, तो लेस हो रहा है। पर अगले साल के म्युनिसिपल टैक्सेस दिए एडवांस, तो लेस नहीं हो रहा। चलो, तो कल से प्रैक्टिकल, ठीक है। और कल से फिर एक को बुक स्टार्ट करी दे मैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो फर्स्ट क्लास, कल से फर्स्ट वाली क्लास जो होगी वो प्रोजेक्ट प्लानिंग की है, एंड देन सेकंड वाली क्लास जो है वो इनकम टैक्स कर लेंगे, क्योंकि छोटा चैप्टर था, कुछ लेंथी चैप्टर भी नहीं है, और